जी नाजरीन, वेलकम बैक। तो भट्ट साहब, मैं आपसे सवाल है मेरा कि आप ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो बढ़ती हुई मायूसी का शिकार है। क्या समझते हैं कि वो उसकी क्या वजह है, जबकि हुकूमत भी अपना काम कर रही है, हालात भी ठीक हैं, तो फिर क्या अगर ऐसी भी उसमें क्यों नौजवान हमारा मायूसी का शिकार क्यों हो रहा है? देखिए ये बड़ा ही कम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक है। बहरहाल आपने बड़ी ये इख्तिसार के साथ जो चंद लाइंस में क्वेश्चन पूछा है, इस पर पूरी पीएचडी होनी चाहिए। तो बात ये है कि आप क्यों नौजवान ने तो मायूसी का शिकार होना है जब वो कंटेंट जो पढ़ के आया है, उसने बीएस किया है, एमएस किया है। अब आप जो उसको एकेडेमिया दे रहे हैं, वो पढ़ के कुछ आ रहा है, आगे जब वो बेचारा फील्ड में जाता है तो उससे इंडस्ट्री पूछती है कुछ और कि भाई आपको ये चीज करनी आती है। वो कहता है जी मैं तो 5 साल तो जी फलां चीज पढ़ के आया हूं। तो इंडस्ट्री कहती है नहीं जी हमें वो तो नहीं चाहिए। अगर आप ये वाले ऑपरेशंस कर सकते हैं या ये वाली को प्रैक्टिकल विजडम रखते हैं तो हम आपको जॉब देते हैं। अच्छा, अगर उसको वो जॉब नहीं मिलती या मिलती भी है तो उसको 2-3 साल इंटर्नशिप में गुजारने पड़ते हैं। वो बेचारा यानी कि उसका जो सफर है जो 2 साल में मुकम्मल होना चाहिए उसके जॉब का सफर, उसको 10 साल लग जाते हैं उस लाइन तक पहुंचने में। दूसरी चीज ये है कि आपका इंडस्ट्री और एकेडेमिया का इतना ज्यादा गैप है कि इस वजह से भी नौजवान जो है उनको सही कंटेंट नहीं एक्चुअली दिया गया। दूसरी बात यह है कि आपके सामने है मुल्क की सूरत हाल क्या है। आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ पे खड़ी है, आपकी जो फूड इंडस्ट्री है वो कहाँ पे खड़ी है। आप देखें कि आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ पे खड़ी है और उसमें कितने मसाइल हैं लाइसेंसिंग में। अगर नौजवान खुद अपना कोई बिजनेस भी बेचारे करना चाहते हैं तो उनको मतलब बहुत ज्यादा मसाइल हैं उनके लिए। तो लिहाजा इसीलिए आप देखें एक रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी कि सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर 17 लाख लोग जो हैं वो बाहर जा चुके हैं। तो बात यह है कि जब इसी स्पीड से आप लोग बाहर जाएंगे और जो ब्रेन ड्रेन होगा तो आपकी जो मौजूदा इंडस्ट्री है, आपके जो मेडिकल प्रोफेशनल के जो प्रोफेशंस के लोग हैं, अगर वो सारे बाहर जाएंगे, इंजीनियरिंग के लोग बाहर जाएंगे, न्यूक्लियर के लोग बाहर जाएंगे, तो आपकी जो इस वक्त एग्जिस्टेंस जो जो भी एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री उसको कौन संभालेगा। तो लिहाजा ये तो बड़ा एक सीरियस इशू है। इस पे तो गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगानी चाहिए और इस पे इनको चाइना मॉडल के ऊपर जो है वो इंडस्ट्री और एकेडेमिया को खड़ा करना चाहिए। मतलब कि आम शहरियों को शिकायत रहती है, इंसाफ नहीं मिल पाता, उनको इंसाफ की राह में रुकावट होती है। जैसे आज आप जजों के हवाले से बात कर रहे हैं, खुद इंसाफ लेने जा रहे हैं, तो आम शहरियों की भी ये सूरत हाल है। वजह क्या है हमारे सिस्टम में, जुडिशरी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, बहुत सारे मसाइल हैं उसमें। कुछ प्रोसीजरल मसाइल हैं कि आप देखिए कि आपके पास जो कवानीन अवेलेबल हैं, आपके पास जो सीपीसी अवेलेबल है, यानी कि ज़ाब्ता जो सिविल है, ज़ाब्ता दीवानी जिसको हम कहते हैं, जी। वो भी आपके पास 1908 की है। आपके पास जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अवेलेबल है जिसको ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, वो भी आपके पास 1898 का है। तो आपके पास जो कवानीन अवेलेबल हैं वो हैं जो आपके पास अंग्रेज छोड़ कर गया है। तो उस ज़माने में और आज के ज़माने में आप फ़र्क, ज़माने की रफ्तार, आपकी ग्राउंड रियलिटीज देखें कि कितना कुछ तब्दील हो गया, और हमने आज तक उसमें एक सुई जितनी तब्दीली नहीं की। जो उस वक्त अंग्रेज लिख के गया था कि इसकी सजा 100 रुपये होगी, हमें इतनी तौफीक ना हुई कि उस 100 को हम 1000 कर सकें या आप वक्त की रफ्तार के साथ उसको तब्दील कर सकें। तो जब इस किस्म की सिचुएशन होगी कि आपका इदारा जो है वो ओवरबर्डन होगा, आप उसमें नए जजेस नहीं लाएंगे, आपका सीआरपीसी वही 200 साल पुराना चलेगा, तो कानून में लेजिस्लेशन की जरूरत है। लेजिस्लेशन की अशद जरूरत है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा लेजिस्लेचर जो है, हमारा पार्लियामान, वहाँ पे सब कुछ होता है। वहाँ पे जब 26वीं तरमीम लानी होती है तो एक रात में, बल्कि संडे को लोगों को बुला के 26वीं तरमीम हो जाती है। लेकिन जो आपका और मेरा मसला है कि जो बुनियादी निज़ाम इंसाफ है उसके हवाले से आप देखिए कि वही 200 साल पुराना कानून है, उसमें अमेंडमेंट के लिए, उसमें तेज़ी लाने के लिए अदालतें अपने तौर पर जैसे मुख्तलिफ जुडिशल पॉलिसीज आती रहती हैं जिसमें केसेस को स्पीड अप करने के लिए, उनकी टाइमलाइन मुकर्रर करने के लिए एफर्ट्स की जाती रहती हैं, लेकिन वो हल नहीं है। हल लेजिस्लेशन है। हल ये है कि बाइंड किया जाए कि अगर सिविल केस फाइल हुआ है तो वो 6 महीने में डिसाइड होना है, अपील फाइल हुई है तो 3 महीने में डिसाइड होनी है। अगर आप लेजिस्लेटिव तौर पर उसको चेंज नहीं करेंगे तो ये जुडिशल पॉलिसीज से, इस तरह करने से कोई सिस्टम जो है वो ठीक नहीं होगा। तरीन साहब, मुझे बताइएगा कि अपोजिशन का जो किरदार है वो 20 हवाले से, पाकिस्तान में बुरहान है, हालिया बहुत सारे बुरहानों से मुल्क गुजर रहा है, तो उसमें अपोजिशन जो है आपकी जमात का क्या किरदार है उसमें? आप लोगों की मतलब क्या, आप लोगों की राय क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं आपके? देखिए, हमारी किरदार जो है वो पहले दिन से वाजिया है। जिस दिन
इलेक्शन हुआ था उस रात से हमारी किरदार वाज़ह है कि हम इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, हम इस मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, हम इस मुल्क में हर वो ताकतवर और हर उस गरीब के लिए इंसाफ चाहते हैं। मगर बदकिस्मती से जिस तरह इस मेरे भाई ने बहुत ज़बरदस्त उसके ऊपर बात की कि इस मुल्क में गरीब के लिए एक कानून है और सरमाएदार के लिए दूसरा कानून है। और यहाँ पे इस मुल्क में इस असम्बली में जो ये अभी असम्बली बैठी हुई है, जो मैं इसको पारम 47 की असम्बली कहता हूँ, इस असम्बली में हर 26 आईनी तरमीमों या जो अभी ये कोशिश कर रहे हैं 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, वो इनसे वो पास करते हैं, मगर वो अपने जो है ना वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं इस कानून को और इस आइन को, और वो जो है अपने ताकत को उस हर इदारे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, मगर वो सिवाय पाकिस्तानी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तानी आवाम को इंसाफ मिल सके, पाकिस्तानी आवाम को अगर वो इंसाफ की तकाजे पूरे हुए तो वो इनसे फिर सवाल नहीं पूछेंगे। तो मेरी बात यह है कि इस वक्त मुल्क में एक महंगाई की जो लहर आई है और माशियत जो तबाह बर्बाद हुआ है, इस वक्त इस पाकिस्तान में आप जाके बलूचिस्तान आप देख ले, आप खैबर पख्तूनख्वा देख ले, आप पंजाब देख ले, अब पूरा पाकिस्तान देख ले, बिल्कुल माशियत दर बदर हुआ है। लोगों की रोज़गार है ही नहीं। ये कुछ दिनों में आपको लोग मार्केटों में बाज़ारों में मिलेंगे जिसके पास लोगों के पास रात को खाना मैसर नहीं है। कारोबार यहाँ पे है नहीं, बिजनेस यहाँ पे है नहीं। बलूचिस्तान में आपका एक चमन बॉर्डर था वो भी आपने बंद कर दिया, दिप्तान बॉर्डर था वो भी आपने बंद कर दिया। और अलिया जो अभी ये सैलाब आए हुआ है पंजाब में, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा तो पंजाब है पाकिस्तान का, आबादी भी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है, और ये हर साल सैलाब आते हैं। इस 75 साल में जिस तरह मेरे भाई ने पहले कहा कि भाई ये हुकूमत सही काम कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सही काम आप किस चीज़ को कहते हो। जो एक 75 साल से इस मुल्क के ऊपर, इस सूबे के ऊपर जिसका हुकूमत रहा है, या अमरीत रही है या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, उन्होंने इस 75 सालों में सिर्फ ये सैलाब रुकने के लिए भी कोई काम नहीं किया है। उन्होंने तो अपने केपीके में तो तकरीबन 15 साल आप लोगों को भी हो गए हैं, तो अभी दोबारा बार-बार वही सलाब देख रहे हो आप पाकिस्तान वाली सीट जब नारायण गांव वाली सीट जो है वहाँ पे डैम बन रहे हैं, दूसरी जगह पे डैम बन रहे हैं। सैलाब के वाले से बात करूं, अभी जैसे अभी भी आया उसमें सैलाब। अच्छा, केपीके में तो आज़ादी भी है, केपीके में तो आप भी जा सकते हो, ये भाई भी जा सकता है, कोई भी मुखिर आज़ाद जा सकता है, वहाँ पे अपनी पिक्चर लगा सकता है, अपने इदारे की पिक्चर लगा सकते हैं और वहाँ पे तकसीम कर सकते हैं। मगर पंजाब में तो सिवाय मरियम नवाज के आप किसी की पिक्चर ही नहीं लगा सकते कि आप जाके कोई आप एक इमदाद आप देते हो किसी हमारी भाई को या किसी एक बहन को, आप अगर इमदाद देते हो, आप किसी अगर एनजीओ की तरफ से चले जाते हो या किसी एक इदारे की तरफ से जाते हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे जाती है, कोई इमदाद करता है, तो वो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी की बैनर है उनको हटा देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई सिर्फ मरियम नवाज का लगना चाहिए। ये तो इस मुल्क में ये अमरियत है और ये जो कब्ज़ेगिरी उन्होंने तो इस तरह जमाई हुई है। तो अब कौम में शऊर आ चुका है, अब नौजवान में शऊर है। नौजवान इस चीज़ को अभी देखते हैं कि हमारी मुस्तकबिल में कौन लीडर हमारे लिए बेहतर होएगा और इस मुल्क में हुकूमत चलाने के लिए कौन अहल है, कौन है नाअहल है। तो वो सब आवाम को भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। बात यह है कि ये मुल्क है हमारा, हम सबका। हमने इस मुल्क को हमने ठीक करना है, हमने इस मुल्क के हर उस इदारे को ठीक करना है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे वो हमारे दिगर इदारे हो, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो। हमने इन सब को ठीक करना है और इन सब में जो यहाँ पे जो करप्ट ज़्यादा लोग बैठे हुए, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी है करप्ट लोग है, हमने इन सब को एक सजा देना है। हमने इन सबको, अगर हमने वाकई एक पाकिस्तान बनाना है जिस पाकिस्तान के ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा इकबाल ने देखे थे, अगर हम वाकई हमने उस तरफ जाना है, अगर हमने पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बना था, अगर हमने उस तरफ जाना है तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कानून के ऊपर, हमने आइन के ऊपर अमल दरामद करना है। हर इदारे ने अपना काम करना, ये ना हो कि यहाँ पे कस्टम वाले जो है वो आईएसआई वाला काम करे और आईएसआई वाले काम जो है वो ट्रैफिक वाले करे और ट्रैफिक वाले जो है ना वो आर्मी वाले काम करे और आर्मी वाले जो है ना वो जजेस वाली काम करे, जजेस वाली जुडिशरी वाली काम करे, जुडिशरी वाली जो है वो ब्यूरोक्रेसी की काम करे। हमने हर इदारे को
जिनकी वो अख्तियार है, जिसकी पाकिस्तान की आईनी उनको हदूद दिया हुआ है, हमने हर इदारे को अपनी आईनी हदूद में रहते हुए अपना काम करना है, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बन जाएंगे। अगर हमने इलेक्शन को मैनेज करना है, हमने ये करना है कि इस पार्टी की इतनी सीटें, इसको 17 सीटें, इसको 81 कर दे और इसकी 200 सीटें, इसको आप 90 बनाए, अगर हमने ये करना है तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकता है। एक खुदा ना खासा एक बहुत बड़ा बहरान हमें आगे नजर आ रहा है इस मुल्क में। जिस तरह आप देख रहे हो, जिस तरह बलूचिस्तान की आप हालात देख ले, वहाँ पे रोज हमारी फौजी भाई भी मर रहे, शहीद हो रहे, और दूसरी तरफ जो हमारी बलोच है वो भी शहीद हो रहे। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे भी एक तरफ भी हमारी पाकिस्तानी शहीद हो रहे, दूसरी तरफ भी हमारे पाकिस्तानी शहीद हो रहे। भाई ये लड़ाई है किस चीज से? इस लड़ाई है क्यों? इस सब के ऊपर हमने मिलकर उनसे बैठना है, हमने मुज़ाकिरात करना है, अपने अपने इलाके में, अपने पाकिस्तान में अमन लेके आना है। अगर आप अमन लेके आओगे, आप भाईचारे की ज़िंदगी गुजारोगे, तो आपकी मुल्क में मैशत भी ठीक होएगा, आपकी मुल्क में नौजवान की जो रोज़गार है वो रोज़गार भी मिलेंगे, और आपकी जो पोलिटिकल मसाइल अभी चल रहे हैं वो भी हल होंगे इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा भट्ट साहब, हुकूमत के जो माशी इक़दाम हैं जो हुकूमत पर लगी है, ये देर पाएँ या वक्ती सहारा है, या आने वाले वक्तों में मुस्तहकम हो जाएगा? जी देखिए, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। बहरहाल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं ना, जो अगर हम अपने जो हमारे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हैं, तो एपरेंटली तो देखें, आगे भी वो तरीन साहब ने भी मुझे कहा कि भाई वो आपको अच्छे लग रहे हैं वो इक़दामात, और वो तो देखिए हम किसी भी चीज को जो डिटरमिन करते हैं, जो हमें पहले टियर में तो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं ना। अब देखें, इस रूम के अंदर मुझे अगर ये ग्रीन कलर नजर आ रहा है तो मुझे ग्रीन कहना चाहिए। अगर मुझे कोई इसमें सामने कैमरे में कोई चीज नजर आ रही है तो पहली टियर में तो मैं यही कहूंगा कि जी ये चीज मुझे नजर आ रही है। तो देखें, जो चीज नजर आ रही है उसमें FATF वाला आपको पता है इशू जो है वो गवर्नमेंट ने उसको हैंडल किया सबसे पहले। वो जो पाकिस्तान ग्रे एरिया में था वो किस तरीके से बाहर आया, और उसके अलावा जो आपकी जो पेट्रोलियम की मसनूआत थी और जो चीजें थी उसकी यानी कि स्लैब 2 साल पहले पता ही नहीं चलता था कि 20 रुपए ऊपर जाएगा या 10 रुपए जाएगा। बहरहाल इन्होंने उसको सस्टेन किया, मेंटेन किया, जैसे भी किया। हालांकि इनको और एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि अगर इस गवर्नमेंट ने इस पे तवज्जो दी और इन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत अगर इनके जो टेक्नोक्रेट्स हैं इस पे काम कर गए तो बिल्कुल इकॉनमी बेहतर होगी पाकिस्तान की। और जो देखिए आपके जो हमसाया ममालिक हैं, अगर आप उनसे कंपैरेटिवली मुआजना करें अपनी कमोडिटीज का, आप बड़े अब करीब आते जा रहे हैं अगर उस रेशो में, तो ये इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, और लेकिन पब्लिक को भी चाहिए कि वो भी एक मॉरल प्रेशर जो है वो बिल्डअप करके रखे, ताकि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, आपकी जो लीडरशिप है, ये कल को इनको पता हो कि हमने कल को इलेक्शन में जाना है और इनका हमने सामना करना है पब्लिक का, और हम आंसरेबल हैं पब्लिक को। तो दोनों तरफ से ही हैं ये चीजें। मलिक साहब, बुनियादी इंसानी हकूक महफूज हैं? बुनियादी इंसानी हकूक अपरेंटली तो वही बात सर की वाली कि अपरेंटली देखना चाहिए, तो अपरेंटली तो मामलात जो हैं वो मुल्क में बेहतरी की तरफ जाते आपको नजर आते हैं। कि इससे पहले आपने देखा कि हमने दहशतगर्दी को भी भुगता, हमने बहुत सारे मामलात को भुगता, जो सिस्टम था वो बिल्कुल डीरेल था। तो अब मैं ये समझता हूँ कि एफर्ट्स की जा रही हैं। अब रिसेंटली अगर मैं जुडिशल सिस्टम की बात करूँ तो लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हेड किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। वहाँ भी इस बात का अदा किया गया कि किस तरह से हम अपने जुडिशल सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह से लोगों को उनके डोर स्टेप तक इंसाफ पहुँचाया जा सकता है। केसेस जो कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग है उनकी पेंडेंसी को कम कैसे किया जा सकता है, लोगों को कैसे इंसाफ दिया जा सकता है। तो अपरेंटली तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कोशिश की जा रही है। ज़रूर अदालती बहरान है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको स्पेशली इस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जुडिशरी के हवाले से। बट समहाउ अगर हम ओवरऑल बात करें और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें, तमाम अवाम की बात करें, तो जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। जो कोशिश है वो आपको नज़र आती है कि हर आपने इदारे को देखना होता है कि वो क्या कोशिश कर रहा है कि इस बहरानी कैफियत से निकले। क्या वो उस तरह के मैयर्स ले रहा है कि जिससे नज़र आता हो कि अच्छा अगर ये मैयर्स टेकअप होंगे तो आने वाले वक्तों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो वो चीज़ें आपको होती नज़र आती हैं, एफर्ट्स नज़र आती हैं। तमाम हाई कोर्ट्स के लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आपको
उसको डिजिटाइज होता देखते हैं चीज़ों को, आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाता देखते हैं। आप अब ऑनलाइन एविडेंस रिकॉर्ड करना हो और ऑनलाइन आर्ग्यू करना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेक के ज़रिए हमने अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, कि जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आसानी होती जा रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी और आम आदमी को इंसाफ भी मिलेगा और उसके हकूक जो हैं वो भी महफूज होंगे। वो भी मिलेंगे। तरीन साहब, आज का पाकिस्तान जो है पीटीआई की नज़र में कैसा है? पीटीआई की नज़र में ऐसे है कि पाकिस्तान आजकल जिस उस जगह के ऊपर खड़ा है, पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इस नज़र से देख रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई ने कहा जुडिशरी के हवाले से अभी के, मतलब आपने अच्छी उम्मीद लगाना चाहिए। मेरे ख्याल में हम उस वक़्त अच्छे की उम्मीद भी लगाएंगे और हमारी जो ख्याल है और हमारी जो हम देख रहे हमारी जितने भी इदारे हैं इसमें अगर मेरिट के ऊपर फैसले होंगे और जिनका हक है उसको अगर आप चीफ जस्टिस बनाओगे, उसको अगर आप इलेक्शन कमिश्नर बनाओगे, उसको अगर मतलब आप किसी इदारे की सरबराह बनाओगे जिसका वो हेल होवे, अगर आप यारी दोस्ती के ऊपर या रिश्तेदारी के ऊपर आप बनाओगे तो ये जो 75 साल से मुल्क का जो हाल है ना, ये आगे और भी आगे जाके और भी ख़राब होएंगे। क्योंकि आज इस वक्त आपकी मौशत की जो माशी जो हमारी माहिरीन है वो भी कह रहे हैं और आपकी आप जितने भी पंजाब में इंडस्ट्रीज़ है आप जाएँ वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है, वो कारखाने बंद करके बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो अफगानिस्तान के हमारी भाई रह रहे थे इधर पाकिस्तान में, जो 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे थे, दुनिया में इसी तरह सारा सिस्टम है। अगर आप वहाँ पे 30-40 साल गुजारते हो तो वो आपकी अपना नेशनलिटी देते हैं, मगर बदकिस्मती से कि उन अफगानों के पास यहाँ पे पैसे थे, वो यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, आप उनको भी दे के निकाल रहे हो। और आपकी जो अपना नौजवान है, ये मेरे भाई ने भी कहा कि मैंने उस दिन रिपोर्ट देखी कि 18 लाख 17 लाख लोग पाकिस्तानी लोग मुल्क से बाहर इस साल जा चुके हैं। अगर आपकी 20 से 25 लाख लोग जो वो बाहर जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो अपने पैसे भी बाहर लेके जाएंगे। ये अगर अफगानिस्तान से हमारी भाई आए हुए, अगर ये वापस अपने अफगानिस्तान जाएंगे तो वो भी अपने जो पैसे जो जायदाद वो कारोबार है वो साथ लेके जाएंगे। दूसरा, आप बिल्डर्स के हवाले से देख ले, जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। आपकी दिगर जो कारोबारी हजरात है उनका भी कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ है। भाई ने कहा कि पेट्रोल की रेट, पेट्रोल ईरान आपका हमसा है, आपके साथ हमसा है। ईरान में 14 रुपये लीटर है और आपकी मुल्क में 265 रुपये 1 लीटर पेट्रोल है। अगर 20 रुपये फर्क होता तो हम चलो समझ जाते हैं, 30 रुपये फर्क होता, 40 रुपये फर्क होता, इधर तो 250 रुपये फर्क है। आपसे सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ईरान में 14 रुपये लीटर है और इस पाकिस्तान में 265 रुपये लीटर है। तो आप इससे अंदाजा लगाए कि ये हमारे मुल्क तरक्की कर रहा है या इसका बेड़ा और गर्क हो रहा है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ये कह रहे हैं कि हमने अपना मुल्क को बचाना है, हमने इस रियासत को बचाना है, हमने इस पाकिस्तान को बचाना है। अगर हम इस पाकिस्तान को बचाएंगे तो हमने बहुत बड़े तब्दीली भी करना है। हमने फिर वही बात आते है कि हमने इलेक्शन से भी दूर रहना है, हमने जज और अदलिया की वीडियो बनाना उनसे भी दूर रहना है, उनको ब्लैकमेल करने से भी हमने दूर रहना है। और हमने अपने जो मकासद है, अपने उस मकासद की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमने जो हमारी काम होता है हमने वो, मेरा काम है सियासत, मैं सियासत कर रहा हूँ। जिनका काम है बॉर्डर संभालना वो अपना बॉर्डर संभाले, जिनका काम है इंसाफ के फैसले देना वो इंसाफ के फैसले दे। अगर इस तरफ हम जाएंगे, हर कोई अपने हिस्से का काम शुरू करेंगे तो तब जाके इंशाल्लाह ये पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान बनेंगे। व्हाट्सएप जुडिशरी पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, जुडिशरी पे मेरी सबमिशन इमरान ये है कि बात ये है कि जब एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आपके पास फॉरम मौजूद है, अगर आपने उसको यूटिलाइज सही नहीं करना तो फिर क्वेश्चन उठता है कि वो क्यों मौजूद है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का एक, जब वो जज थे, चीफ जस्टिस थे, और वो 2016 का एक डिसीजन है कि वो उस वक्त ये डिसीजन था कि जब तक किसी जज साहब की कोई मेलाफीडियस इंटेंशन प्रूव ना कर ले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो उस वक्त तक आप उनको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते उनके जुडिशरी पावर से।
और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने डिसीजंस मौजूद हैं। और 2017 का जो एक अमेंडमेंट्स थी इनकी जुडिशरी के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले थे, उसमें भी रिकमेंडेशन यही थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है कोई मैटर उसमें जाएगा, जब तक फाइनलाइज नहीं होगा कि आप उसको डिटैच नहीं कर सकते, आप उसको सैक नहीं कर सकते। तो सर बात यह है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक राइट दे दिया गया है, एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 175A, उसके अंदर हर चीज लिखी हुई है कि आपने किसी जज साहब के साथ किस तरह ट्रीट करना है। अब आपने उसको 209 में लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। अगर कोई जज, सर मैं आपको बताता चलूं नाजरीन की सहूलत के लिए कि देखें, अगर कोई जज साहब इनकैपेसिटी शो करते हैं या कोई मिसकंडक्ट में उनका कोई शुमार हो रहा है या उनकी एफिशिएंसी का कोई इशू है, ये 3 इंडिकेटर्स हैं आइन के अंदर मौजूद हैं, और जो आपकी लेजिस्लेटिव की जो सारे पैरामीटर्स हैं, जो आपके रूल्स ऑफ बिजनेस दिए गए हैं, उसमें मौजूद हैं। तो आप मुझे बताएं भी सरफराज डोगर साहब डिवीजनल बेंच के इंचार्ज हो गए, वो और जो आजम खान साहब हैं वो तो खुद भी अभी आर्जी तौर पे वहां हैं। तो जब एक सिंगल वन मैन शो के तौर पे डिसीजंस होंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट तो आएगा, कन्फ्रंटेशन तो आएगी। मलिक साहब, तो लिहाजा इसको इस तरीके से मलिक साहब, अदलिया पे जो तनकीद है और जो जवाबी बयानात आते हैं, और जिस तरह इमाम ज़ारी साहब वाला मामला हुआ, क्या कहते हैं इसके ऊपर? मेरा ख्याल मुतासर नहीं हो रही इससे? मेरा ख्याल ये है जी, बिल्कुल मुतासर हो रही है, और दोनों तरफ से जो है वो समझदारी का मुजाहिदा नहीं किया गया कि अगर एक वकील साहब जो हैं वो किसी बात पे जज साहब के साथ लड़ाई शुरू कर दें, हाइपर हो जाएं, तो वो भी आप ये कहते हैं कि जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी वायलेशन है। और अगर एक जज साहब जो हैं जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, कहा यह जाता है कि जज जो है वो जुबान से नहीं कलम से बोलता है, तो अगर जज साहबान जो हैं वो बोलना शुरू कर दें, वो किसी बात पे गुस्सा करके ये कहना शुरू कर दें कि अगर मैंने पकड़ लिया तो फिर नुकसान हो जाएगा, तो ये भी दोनों तरफ से जो है वो ज्यादती की गई है, और उसका जो नुकसान है वो बतौर इदारा जुडिशरी को हो रहा है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट दिखानी चाहिए थी कि ईमान मिज़ारी साहिबा जो हैं वो भी एक सीजन्ड लॉयर हैं, उनके बड़े कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली जो इश्यूज हैं कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और इसी तरह से दीगर सोशल इश्यूज जो हैं उसके हवाले से उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि एक्नॉलेज करना चाहिए। तो उन जैसी वकील को भी ये सूट नहीं करता था कि वो इस किस्म की हरकत करें। और फिर उसके बाद जो चीज़ें चल रही हैं कि एक तरफ से एक हरेसमेंट की एप्लीकेशन आ गई है और दूसरी तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो मेरा ख्याल यह है कि ये दोनों जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ये दोनों अदलिया की साख को नुकसान पहुँचा रही हैं, लॉयर्स की साख को नुकसान पहुंचा रही हैं, और एज अ होल इस सारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और इस चीज़ को यहीं पे एमिकेबली सेटल करना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो इश्यूज हैं अवाम के, उन पे जुडिशरी की तवज्जो हो सके, बजाय इसके कि हम आपस में उलझते रहें और लोग हमारा तमाशा देखें। उसके बजाय लोगों के इश्यूज पे फोकस जो है वो होना चाहिए, जिसके लिए ये इदारे क्रिएट किए गए। आप तीनों मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। नाजरीन, आज का पाकिस्तान में, आज आपने गुफ्तगू सुनी, हमने सियासी हवाले से, कानूनी हवाले से और माशी मंजरनामे पर गुफ्तगू की। दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान इमरान जंजुआ को अगले प्रोग्राम तक के लिए। शुक्रिया।